नमस्कार। जीएस अफेयर्स के करेंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करेंट अफेयर्स क्लास है। इसमें आपको देश एवं विदेश के तमाम सारे करेंट अफेयर्स से आपको परिचित कराते हैं। तो चलते हैं क्लास की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखेंगे क्लास में कि सर्वप्रथम करेंट अफेयर्स में क्या है। सर्वप्रथम है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है। मतलब क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। अपनी तरह की पहली पहल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने देश में विकसित कई तकनीकों के साथ 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। तो इसरो के द्वारा फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का परीक्षण किया गया है। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो के प्रमुख अभी के सिवान है एवं इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। प्रदर्शन में लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया गया, जो क्वांटम की एन्क्रिप्टेड सिग्नलों का उपयोग करते हुए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी स्पेस एसएसी अहमदाबाद में कैंपस के भीतर दो लाइन ऑफ साइट इमारतों के बीच हुआ है। दो लाइन ऑफ साइट कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है यह प्रोग्राम। यह प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए रात में किया गया था कि प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बिना किसी शर्त के सुरक्षित उपग्रहों डेटा संचार के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो डेटा संचार की यह बड़ी उपलब्धि है किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा। इसरो के प्रमुख के सिवान है एवं इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। तो चलेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है प्रशंसित मिस्र की नारीवादी नवल साध्वी का निधन हो गया है। तो मिस्र की नवल साध्वी का निधन हो गया है। इनके बारे में देखते हैं। मिस्र की एक प्रसिद्ध नारीवादी मनोचिकित्सक और उपन्यासकार नवल साध्वी, जिनके लेखन ने दर्शकों से चली आ रही रूढ़िवादी समाज में विवाद को जन्म दिया, उसका निधन हो गया है। तो ये मुख्य रूप से इसका नाम क्या है? तो नवल साध्वी है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो मिस्र यानी इजिप्ट की रहने वाली है। यह मिस्र और अरब दुनिया में महिला अधिकारों का एक उग्र वकील थी। 2005 में इन्हें यूरोप परिषद से उत्तर दक्षिण पुरस्कार मिलने के एक साल बाद बेल्जियम में इनामा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी इनाना इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2005 में इनाना इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 2020 में टाइम मैगजीन ने उनका नाम 10 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में दिया था। यानी 2020 में उनका नाम 200 वुमेन ऑफ द ईयर है, उसके सूची में भी इसका नाम दिया था। तो मुख्य रूप से कहाँ की रहने वाली है? तो ये मिस्र की रहने वाली है। नाम है नवल साध्वी। तो चलते हैं नेक्स्ट में है भारत दूसरा सबसे बड़ा आकर्षक बाजार बना है। दूसरा आकर्षक बाजार बन गया है भारत। तो भारत ने फरवरी 2021 में बड़े उभरते बाजारों में दूसरा स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान हासिल करने वाला देश हमारा भारत है। लगातार दूसरे महीने भारत शीर्ष पर रहने में सफल रहा है। चीन और तुर्की को छोड़कर दिसंबर 2020 की तिमाही में सकारात्मक जीडीपी वृद्धि के आंकड़े दर्ज करने वाला भारत एकमात्र देश था। फिलीपींस -8.3% ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तो सबसे खराब प्रदर्शन कौन किया है? तो फिलीपींस के द्वारा किया गया है। भारत सबसे आकर्षक बाजार में दूसरे स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया है। तो पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, उनके द्वारा ही। जगन मोहन रेड्डी एक पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, हर बार किसी न किसी प्रोग्राम या अफेयर्स में वो चर्चा में रहते हैं। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में ये किया गया है। तो इसका कार्य क्या है? आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है।
राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पशु किस तरह बढ़ावा दे, पशु किस तरह आगे बढ़े, उनका सुरक्षा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। एम्बुलेंस नेटवर्क संकटग्रस्त जानवरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए, उन्हें उचित पशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अपने मुख्य मिशनों में से एक के रूप में है। पशुपालन विभाग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया था। ये पूरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पशुपालन मोबाइल ऐप के थ्रू ये स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। तो मुख्य रूप से ये किस राज्य में चालू किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। उन्हीं के द्वारा ही भारत का पहला जो सरकार जो है संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड। देखते हैं पावर ग्रिड PGCIL ई टेंड पोर्टल यानी PRANIT की स्थापना किया गया। किसके द्वारा, तो पावर ग्रिड के द्वारा। तो देखते हैं हम, एक केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक टेंडरिंग पोर्टल प्रेनिट की स्थापना किया है, यानी PRANIT की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो PGCIL के द्वारा किया गया है। यह पोर्टल कम कागजी कार्रवाई, संचालन में आसानी और निविदा प्रक्रिया को अधिकार प्रदर्शित बना रहेगा। यानी इसके द्वारा जो किया गया है, PGCIL के द्वारा एक टेंडरिंग पोर्टल को जारी किया गया है, जो पोर्टल का नाम है PRANIT की स्थापना करी गई है। यह पोर्टल जो कम कागजी कार्रवाई यानी कागजों से कार्रवाई जो करता है, जो बोलते हैं कि कागज़ के लफड़ा काफ़ी होता है, यो कम कर देगा। ये पोर्टल के माध्यम से संचालन में आसानी करेगा और निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाता रहेगा। पावर ग्रिड अब भारत का एकमात्र संगठन है जिसके पास SAP संप्रदाय संबंध प्रबंधन का एक प्रोक्यूरमेंट संसाधन है जो सुरक्षा और पारदर्शिता की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। यानी पावर ग्रिड अब तक भारत का एकमात्र संगठन है, यानी एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास SAP संप्रदाय का जो है उसके प्रबंधन का एक प्रोक्यूरमेंट समाधान है जो सुरक्षा और पारदर्शिता के सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। तो पावर ग्रिड के द्वारा क्या किया गया है, पोर्टल PRANIT का स्थापना करी गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल CBSE की मूल्यांकन रूपरेखा का विमोचन किया है। तो रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है, जो शिक्षा मंत्री हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 24 मार्च 2021 को विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन रूपरेखा शुरू की है। फ्रेमवर्क CBSE और ब्रिटिश काउंसिल की योग्यता आधारित शिक्षा परियोजना का हिस्सा है। तो किनके द्वारा किया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। CBSE बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा 7 जून 2021 को समाप्त होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 21 जून को समाप्त होगी। तो CBSE का मूल्यांकन रूपरेखा का विमोचन किया गया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा। नेक्स्ट है मुथुस्वामी दीक्षितार का जयंती, यानी 24 मार्च को इनके जयंती है। 24 मार्च को महान कर्नाटक संगीतज्ञ मुथुस्वामी दीक्षितार की जयंती होती है। दीक्षितार भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार थे। दीक्षितार श्यामा शास्त्री और त्यागी को कर्नाटक संगीत की संगीतमय त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है इन्हें। इनकी रचना अधिकतर संस्कृत में है। उन्होंने जो मणि प्रॉब्लम होता है, जो संस्कृत और तमिल भाषाओं का एक संयोजन है, ये मणि प्रॉब्लम से नहीं, संस्कृत एवं तमिल का एक संयोजन के रूप से बना है, में अपनी कुछ कृतियाँ भी रचना की है। तो इसमें भी इन्होंने रचना की है। तो मुख्य रूप से ये कहें तो इनका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली
अस्थाई सिंधु आयोग 2021 की बैठक आयोजित किया गया है। तो दिल्ली में इसका बैठक किया गया है। ये पाकिस्तान के झंडा है, ये हमारा भारत का झंडा है। तो इसके बारे में देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच नई दिल्ली में सिंधु जल बंटवारे के लेकर अस्थाई सिंधु आयोग की बैठक आयोजित होगी। तो अस्थाई सिंधु आयोग की बैठक किस दो देशों में होगी? तो भारत और पाकिस्तान में होगी। सिंधु आयुक्त प्रदीप, ये आयुक्त इन्हें बनाया गया है, कमिश्नर यानी सिंधु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसका नेतृत्व भारत की तरफ से किसके द्वारा किया जाएगा? प्रदीप कुमार सक्सेना के द्वारा। वहीं पाकिस्तान की तरफ से इनका समक्ष सैयद मोहम्मद मेहर अली अपना पक्ष रखेंगे। पाकिस्तान की तरफ से सैयद मोहम्मद मेहर अली अपना पक्ष रखेंगे एवं भारत के तरफ से प्रदीप कुमार सक्सेना इसके बारे में पक्ष रखेंगे। सिंधु जो आयोग है इसकी स्थापना 1960 में सिंधु जल संधि के तहत की गई थी। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1960 में सिंधु जल सहित की स्थापना करी गई थी, यानी सिंधु जल आयोग की स्थापना करी गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु यानी अस्थाई सिंधु आयोग 2021 की बैठक आयोजित करी गई है। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जयंती, यानी 21 मार्च को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जयंती होता है। तो ये प्रमुख शहनाई वादक थे, देखेंगे इसके बारे में। 21 मार्च 2021 को विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जयंती मनाई गई है। 1950 में उन्होंने प्रथम स्वतंत्र दिवस समारोह में शहनाई बजाई थी। स्वतंत्रता दिवस प्रथम में किसके द्वारा शहनाई बजाई गई थी? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो ये ध्यान रखिएगा, शहनाई वादक से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, इनका जो 21 मार्च की जयंती मनाया गया है, तो ये लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती 23 मार्च को है। तो राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे। 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई जाती है। लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक कार्यकर्ता और एक सामाजिक राजनीतिज्ञ नेता रहे थे। तो इनका हर वर्ष 23 मार्च को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण के दौरान उन्होंने कांग्रेस रेडियो के साथ काम किया, जो 1942 तक बम्बई के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से प्रसारित किया जाता था। तो 1942 में तक इन्होंने काम किया है। तो इनका हर एक बार जयंती कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, राम मनोहर लोहिया की जयंती। नेक्स्ट है एवं इम्पॉर्टेंट है, रसिया के द्वारा 28 देशों के लिए स्पेस में लॉन्च की 38 सैटेलाइट, यानी स्पेस में 38 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रसिया के द्वारा। 18 देश के लिए, याद रखिएगा, 18 देश के लिए 38 सैटेलाइट किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है। रूस अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस, यानी रूस के अंतरिक्ष एजेंसी, जिस तरह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस है। इसका संबंध किससे है? तो रूस से है, ध्यान रखिएगा। ने कजाकिस्तान के बाइकोनूर कोस्मोड्रोम से एक वाहक रॉकेट सोयूज 2.1 पर 38 विदेशी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील सहित 18 देशों के हैं। तो 18 देश के, इन सभी देशों के अलावा भी कई देश के हैं। इन उपग्रहों में से एक चैलेंज 1 नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था, जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। 2018 में एक रूसी कॉस्मोनाट और नासा के अंतरिक्ष यात्री ने जाने वाला सोयूज रॉकेट मध्य उड़ान में विफल रहा है, जिससे चालक दल के आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों बिना किसी चोट के बच गए थे। तो रूस के द्वारा 18 देश के लिए स्पेस में
लॉन्च किया गया है 38 सैटेलाइट। तो नेक्स्ट चलेंगे, रमेश पोखरियाल नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा भगत सिंह स्मारक जो दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो 23 मार्च 2021 को नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह यानी शहीद भगत सिंह का जो स्मारक है उनका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो रमेश पोखरियाल के द्वारा। ये क्वेश्चन में आएगा, शहीद भगत सिंह स्मारक किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो रमेश पोखरियाल के द्वारा। इसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के शहादत के 90 वर्ष पूरे होने पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ताइवान फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ताइवान के द्वारा। तो देखेंगे ताइवान के बारे में एवं इन अभियान के बारे में। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ताइवान के द्वारा शुरू किया गया। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने ट्विटर पर फ्रीडम, जो ताइवान के विदेश मंत्री के द्वारा, उनका नाम क्या है? जोसेफ वू ने अपने ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया है। इसे चीन द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर राजनीतिक रूप से संचालित प्रतिबंध को निंदा करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये अपना मामला है, घरेलू वहाँ का मामला है, दो देशों के बीच का। तो इसी के द्वारा ही किया गया है, यानी ताइवान के द्वारा। चीनी सरकार ने वर्ष 2021 में अनानास के लिए सीजन शुरू होने से ठीक पहले ताइवान ने अनानास का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन सरकार ने आयात पर रोक लगाते हुए कहा कि अनानास आयात कीटों से दूषित पाए जाते हैं। यानी चीनी सरकार ने आयात पर रोक लगाते हुए उन्होंने अपना कहा है कि अनानास आयात कीटों से पूरा दूषित पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने रोक लगा दिया है। तो इसी के साथ इस करेंट अफेयर्स का सेशन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी अन्य सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।